हेलो दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज स्पेसिफिकली इस वजह से क्योंकि आज मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं 24 घंटे वर्क करूँगा। सो फर्स्टली मैंने अपनी नींद को थोड़ा सेक्रीफाइस करके, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा सेक्रीफाइस करके पूरी रिसर्च करी ऑन द न्यू इशू ऑन दैट सिलिकॉन वैली बैंक जो क्राइसिस हुआ है यूएस में, उसका इफेक्ट जो इंडियन स्टॉक मार्केट और यहाँ पे आ रहा है और रीज़न क्या है, क्या वो बैंक खराब था, क्या इफेक्ट होंगे। तो आई एम जस्ट शेयरिंग सम ऑफ द कंक्लूजन पॉइंट सो दैट इट कैन हेल्प यू to make your investment decision better or can make you understand those topic better. Okay, so जो वैली सिलिकॉन वैली बैंक था उसका क्राइसिस का रीज़न एसेट्स नहीं थे, गलत लोन्स नहीं थे कि लोनों की वजह से वो ख़राब हुआ, उसने गलत लोन्स दिए थे, एनपीए इशू था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो सिलिकॉन वैली है ना, जैसे वो जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जैसे एक एचडीएफसी बैंक इंडिया के अंदर होता है, वो लोग डिपॉजिट्स लेते हैं रिटेलर से और लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कस्टमर को। ओके, तो सिलिकॉन वैली जो है वो जो डिपॉजिट्स लेता है वो स्टार्टअप से लेता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ओला है, ऊबर है, या कोई भी पर्टिकुलर नया स्टार्टअप है, जोमेटो है, इन लोगों को जो फंडिंग मिलती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग या एंजल फंडिंग, वो करोड़ में बिलियंस में मिलती है। तो उसके बाद कुछ फंड वो यूज़ कर लेते हैं करेंटली अपने ऑपरेशंस के लिए, कुछ फंड वो लोग डालते हैं अपने उसमें किसी बैंक में फॉर देयर एज अ सेविंग। तो वो उस तरह का बैंक था और फिर वही फंड वो बैंक दूसरे स्टार्टअप्स को देती है लोन के तरह और दे अर्न इंटरेस्ट बिटवीन दैट लाइक नॉर्मल बैंक्स डू। ओनली द रीज़न इज जहाँ पे ये सेगमेंट डीलिंग है वो नॉर्मल रिटेलर्स और कंपनीज से हट के स्टार्टअप पे मेनली फोकस्ड होता है। तो ये उस बैंक का फंक्शन था। अब हुआ क्या कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बैंक्स ने, इवन पेटीएम और Shari.com के फंड्स वहाँ पे थे इंडिया में, जो स्पेसिफिकली आप जानते हो। उसके अलावा काफ़ी अदर स्टार्टअप्स के भी उसके अंदर फंड थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि इफ़ यू नो कि अभी रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से फेड ने और इंडिया में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बहुत राइज कर रखा है टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन अमाउंट, सो दैट कि विद इन द टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। अब इंटरेस्ट रेट जब इतना हाई है तो जनरली अगर आप डाटा शो देखोगे तो यूएस में 5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट 7 to 8% है, जो अपने आप में इस डिकेड का हाईएस्ट है। तो बोरोइंग कॉस्ट यूएस इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, 7% या जो भी है, 6%, 7%। आई नो इट्स अ बिग अमाउंट, इवन 0.25% इज बिग फॉर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट कोटिंग अ रेंज। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा है कि किसी भी नए बैंक को, नए स्टार्टअप को बोरो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से सिलिकॉन वैली कोई भी नए लोन्स प्रोवाइड नहीं कर पाई। ये मेन रीज़न पहला था कि दे नॉट एबल टू डिप्लॉय देयर फंड्स एक्टिवली एंड प्रॉपरली टू एनी अदर वेंचर कैपिटल। फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये रीज़न हुआ। सेकेंडली, अब उनका टारगेट क्या था कि मैं अपने फंड्स को बहुत नॉर्मल रेट पे सिंपली ग्रो कर पाऊँ, सेफ कर रख पाऊँ। तो उन्होंने दूसरी को ये जो गलती करी, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट मेनली क्या कहते हैं, होल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़ में डाला। मतलब ऐसी सिक्योरिटीज़ जिन्हें आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, वो 100 रुपये की फेस वैल्यू रखती है, हम उन्हें 98 में बाय करते हो और मैच्योरिटी के पास आप उन्हें 105 या 103 या 102 में बेचते हो फॉर द 30 ईयर्स पीरियड। ठीक है, उस चीज़ को होल्ड करते हो, उससे आप एक नॉर्मल रिटर्न कमाते हो एंड यू कीप द एसेट सेफ। डेट ये उनका मेन टारगेट था। उन्होंने अपना मेन पैसा, मैं अमाउंट कोट नहीं कहूँगा, इट इज़ इन बिलियन, और कोई भी एक एक्स अमाउंट आपको समझाने के लिए वो किया था। अब रीज़न क्या हुआ कि वो बॉन्ड मार्केट है, एक तरह से सिक्योरिटी मार्केट है। अब जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो सिक्योरिटीज़ को, तो उन जिन इंस्टीट्यूशन से अथॉरिटीज़ या फिर जो भी है जिनके पास वो सिक्योरिटीज इशू करें, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उनको सेकेंडरी मार्केट में डिस्काउंट करके अपनी अमाउंट को इनकैश कर सकें। ठीक है, अगर आप जानते हो, ये थोड़ा टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जाएगा कि अगर हम उन्हें डिस्काउंट करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है और सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू गिरती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई 1 करोड़ के बॉन्ड्स हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू या निकाली जाती है तो वो जनरली उससे कम आती है। ठीक है, और ये एक रीज़न है। ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज वो लोग फंड्स डिप्लॉय नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी मतलब सॉरी, इस पॉइंट पर मैं बाद में जाऊँगा। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट हाइक, उन्होंने
उनकी फेस वैल्यू अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किए थे तो वो 90 लाख से 80 लाख रह गई, मतलब 10-15 लाख का एक नोशनल लॉस था। वो नोशनल लॉस ऐसा नहीं है बुक करने की ज़रूरत थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, 30 साल तक फंड रहता, आराम से सब चीज़ हो सकती थी, नो इशू। जेपी मॉर्गन, बाकी जितने अमेरिकन बैंक हैं, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, सबके पास ऐसा है, और एक फिगर के हिसाब से अराउंड 670 बिलियन डॉलर्स की फिगर नेट नोशनल लॉस में है इन्हीं सिक्योरिटीज़ में, इन्हीं बैंक्स में। पर उनके पास इनफ लिक्विडिटी है कि ये चीज़ क्राइसिस में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है, इस बैंक के पास नहीं थी। और इसी पॉइंट पे डिफरेंट वेंचर कैपिटल कम्युनिटी वालों ने क्या किया कि बोला कि हमें फंड्स की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कर सकते, हमें अपना डिपॉजिट वापस चाहिए। तो वो उस सिलिकॉन वैली के पास गए कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। अब पैसा उन्होंने लगा रखा था इन एसेट्स में जो अपनी फेस वैल्यू से कम पे थे, तो उसको पे ऑफ करने के लिए उन्हें लॉस में उनको बुक करना पड़ा रिसेंटली टू मेक द लिक्विडिटी। और इस लिक्विडिटी क्रंच की वजह से उन्हें वो सारी चीज़ें लॉस में सेल ऑफ करनी पड़ी, और बैंक्स को एट उसे $16 बिलियन का लॉस बुक करना पड़ा। ये मेन रीज़न था। इस लिक्विडिटी क्रंच से सब अब एक भागा तो हर कोई देखते हुए भागा कि मुझे पैसा, मेरा पैसा, तो उन लोगों का पैसा वहाँ ब्लॉक हो गया और वो एक क्राइसिस बनी, ठीक है, इस वजह से वो फॉल आया, ठीक है। अब एक बात, ये 2008 की तरह जो लेमन ब्रदर्स का एक फॉल आया था बैंक्स में अमेरिका में, उसकी तरह नहीं है, क्योंकि वो जो फॉल था वो बिकॉज ऑफ पुअर लोन एसेट्स की वजह से था। फुद्दू लोन दिए गए थे, फुद्दू काम किया गया था, पर आप फुद्दू काम मत करना, अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को बेच के अभी मार्केट से बाहर मत निकलना, ठीक है। तो उस वजह से था। और यहाँ जो ये रीज़न है ये टोटली डिफरेंट है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, इट इज़ सिंपली अ सेंटिमेंटल थिंग जो विद इन दैट टाइम मीट आउट हो जाएगी। और उसका पॉजिटिव साइन ये आ चुका है कि HSBC ने उसे 1 पाउंड की वैल्यू पे एक्वायर कर लिया है। अब 1 पाउंड की वैल्यूएशन कैसे लगी, वो बिकॉज ऑफ दिस होल सिनेरियो उन्होंने किया, जैसे भी किया उन्होंने कन्विंस करके उसे डील को ब्लॉक किया, ठीक है। अब इससे गुड न्यूज़ क्या है कि जितने भी डिपॉजिटर का पैसा फंसा था, कुछ टाइम में सूनर और लेटर दे विल रिसीव दैट अमाउंट। केवल उन्हीं को लॉस था, और मेनली ये इफेक्ट स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए था इंडिविजुअली, इसका कहीं कोई इफेक्ट कहीं नहीं आना था। परंतु और किंतु ये हमेशा चलता है। ये एक मैंने सिंपल इफेक्ट समझाया कि उसमें क्या हुआ, तो ऐसा नहीं है कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है बैंक्स में, कुछ बहुत चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं या वहाँ क्यों हुआ, मैंने वो चीज़ समझाई, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट हो कि इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों आया, इसका लिंकेज अदर बैंक्स में क्यों पढ़ा कि यूएस इकोनॉमी के वो चीज़ें सब डाउन होती चली गई, अदर रीजनल बैंक्स जितने थे उन सबका शेयर प्राइस बहुत गिर गया, उसका इफेक्ट क्यों आया, इंडियन मार्केट्स क्यों डूबे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ये सारी चीज़ें, तो मैं उसके बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि और एटेंड मैं इतने एडवाइस दूंगा, मैं मार्केट को नहीं छोड़ा, आई एम इन्वेस्टिंग नॉट इन बल्क, पर हाँ जहाँ रीजनेबल वैल्यूएशन पे मुझे डिस्काउंट प्राइसेस मिल रहे हैं मैं बाय करूँगा। अब मैं यूएस इकोनॉमी को भी देख रहा हूँ बाय करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब अच्छे दाम पे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू नीड टू कोप अप विद दैट, यू नीड टू सी दीज अपॉर्चुनिटीज, सी दीज थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब गुड एसेट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑफ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो ऑफ है वो अभी भी केवल इन्फ्लेशन हाइक और इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, वही है एक मेन रीज़न, और कोई और चीज़ें ऑफ नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं चीज़ें, इतना सही रीज़न पहले भी था। अब इस रीज़न इसकी वजह से लोगों का सेंटिमेंट हिल गया है, लोग शेकअप हो गए, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी शेकअप हो गई कि हम करें नहीं करें, तो हर कोई वेट एंड वॉच आ गया है। जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर थे वो भी बाहर निकल रहे हैं हल्के हल्के कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैं नहीं निकल रहा हूँ, आई एम गुड विद दैट। सो दिस इज अ शॉर्ट, आई थिंक 9 मिनट हो गए, सॉरी फॉर सो लॉन्ग वीडियो, पर हाँ इट वॉज यूजफुल फॉर यू। आई थिंक इफ यू आर इन्वेस्टर, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी और एनीवन, और इट्स अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, प्लीज गिव अ लाइक, share it if you like, and mention your comments below or whatever you want to discuss around the whole topic कि क्या था क्या नहीं था, हम डिस्कस करेंगे आराम से, मैं एक दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ इफ यू आर वॉचिंग इट, एंड सॉरी बहुत टाइम बाद बनाई, मेरे पास काम काफ़ी, मैं मतलब बहुत बिजी था, मैं नहीं बना पाया। आई विल ट्राई टू मेक सम टाइम फॉर दिस, ओके, थैंक यू।